हेलो दोस्तों आज हम लोग 5 सब्जेक्ट वाला प्रैक्टिस सेट फिर से सॉल्व कर रहे हैं। और प्रस्तावना वाला जो टॉपिक मैंने लिया है संविधान का, वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि प्रस्तावना हमको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। ज़्यादा लंबा तो है नहीं, और वैसे भी क्या है हो उससे बहुत प्रश्न बन जाते हैं, है ना, कि कौन सा क्रम सजाना पड़ जाता है कि पहले ये वाला शब्द आया है प्रस्तावना में, है ना, उसके बाद ये वाला शब्द आया है। ऐसा जो है क्रम हमको सजाना पड़ जाता है कभी कभी, और कभी कभी तो प्रस्तावना को ही पूरा दे दिया रहता है ना, और खाली स्थान छोड़ दिया रहता है। तो उस खाली स्थान को हमको भरना पड़ता है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा, है ना। तो पूरा याद करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना से अगर प्रश्न बनता है तो छूट जाएगा नहीं तो, है ना। तो मैंने याद कराने की कोशिश की थी पिछले क्लासों में, एक बार हमें, है ना, मैंने पहली बार तो आपको एक बार पढ़कर बताया था, और पिछले वाले क्लास में थोड़ा सा दोहराने की भी कोशिश की थी। और अपने तरफ से आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो वो जो है आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, है ना। प्रस्तावना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और आसानी से आपको याद हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या है हमारी जो मुख्य धारणाएं हैं वही सम्मिलित है ना। तो याद करना उतना भी कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न सॉल्व करते हैं दोस्तों। आज भी 10 प्रश्न हैं आपके संविधान से। चलिए शुरू करते हैं, और बताइएगा आपको कौन कौन सा पता है, कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो बताइएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को तो पूरा हुआ था, है ना। संविधान जो है इस दिन कंप्लीट हो चला था, ठीक है। क्या हो गया था? कंप्लीट। लेकिन लागू कब हुआ दोस्तों? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ठीक है। और कंप्लीट कब हुआ है? कंप्लीट हुआ है दोस्तों आपके 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब मैं पहले आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके घर में हमारे बड़े रहते हैं, तो हमारे बड़ों को क्या रहता है? अधिकार रहता है कि अपने घर का जो फैसला है स्वयं करें, है ना। दूसरों का हस्तक्षेप उसमें, है ना हो, इसका वो पूरा ध्यान रख सकते हैं, है ना। हमारे बड़े क्या कर सकते हैं कि अपने घर का फैसला स्वयं कर सकते हैं, है ना। दूसरों को उसमें हस्तक्षेप करने का इजाज़त देना चाहे तो दे सकते हैं, ना देना चाहे तो ना दे सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है ना। हमको हमारे देश को अपना निर्णय लेने की स्वयं, है ना, स्वयं को स्वतंत्रता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रभुत्व संपन्न। देखिए किसी शब्द को अगर समझ लेते हैं हम लोग ना, तो याद बहुत दिनों तक रहता है ना। इसीलिए मैं शब्दों का अर्थ बताने में विश्वास रखता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो दोस्तों जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन से हमको माना जाता है कि क्या बन गया? प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। और संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने बार संशोधन हुआ है हमारे उद्देशिका में या प्रस्तावना में, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना। हमारे संविधान की बात है, हमारे अपने संविधान की बात है ना। तो बिल्कुल हमको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि 1976 में हुआ था, है ना। और अगर बात करें दोस्तों कितनी बार का, तो एक ही बार हुआ है 1976 में, 42वें संशोधन में, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? एक ही बार हुआ है
और 1976 में हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और मैं आपको एक नया प्रकार का प्रश्न दिखाता हूँ जिसमें पूरा का पूरा आपको क्या लिख कर दिया हुआ है दोस्तों, पूरा का पूरा आपको जो है प्रस्तावना लिख कर दी हुई है और एक जगह को छोड़ दिया है जहाँ पर हमको लगाना है ना, जहाँ पर हमको वो जो चीज़ छूट गई है ना, उसको हमको वहाँ पर भरना है। तो आइए पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं संविधान की प्रस्तावना को, जिससे हमको याद हो जाए, है ना। और वैसे तो बार बार पढ़ने से ही याद हो पाएगा, है ना, लिख कर देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, है ना, और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, है ना, और तारीख को जो है दोस्तों क्या कर दिया है, तारीख को छोड़ दिया है ना। और किस दिन हुआ था मैंने आपको बताया था, तो 26 नवंबर 1949 में हुआ था, है ना, 50 मत करिएगा, कब हुआ था, 1949। ठीक है, तो 1900 जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको कहीं पर भी खाली स्थान छोड़ देगा और ऐसा आपको प्रश्न दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा याद रहना आवश्यक हो जाएगा, है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा याद होना चाहिए। चलिए, मुझको तो याद हो गया, है ना, याद हो गया था मुझको, और अगर मैं फिर से बोलूँ अगर तो टाइम हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए फिर से नहीं बोलता कि एक बार पढ़ ले दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर क्या करेंगे, है ना, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एक लाइन फिर से पढ़ता हूँ मैं, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत याद कराने का प्रयास किया दोस्तों, 2 बार आज ही पढ़ दिया, है ना, पिछले क्लासों में भी पढ़कर आपको सुनाया था, तो बार बार अगर आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एक बार लिख कर देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि
इसमें जो शब्द आए हुए हैं, है ना, उनको क्रम से कैसे लिखा हुआ है, ऐसा भी है ना, क्रम से जमाना जाता है कि समानता पहले लिखा है कि एकता पहले लिखा है ना, कि है ना। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, समाजवादी पहले लिखा है कि अखंडता पहले लिखा है। तो ऐसे 4 दे देगा और चारों को क्रम से सजाना, है ना, सजाना होगा आपको। तो अगर आपको याद होगा तभी आप लोग क्रम से, है ना, क्रम से कौन सा सही है ये बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत समय दे दिया इसमें, अब आगे चलते हैं। 47वां है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो सामाजिक न्याय तो, है ना, दिया ही हुआ है, आपने पढ़ लिया है। राजनीतिक न्याय भी बोला है, विचार की स्वतंत्रता भी दिलाने का क्या किया है, वायदा किया है। लेकिन पूजा दोस्तों इसकी, है ना, इसका वायदा नहीं किया है। सभी अपने अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं, है ना। पूजा की समानता की कोई गारंटी नहीं की गई है, कोई वायदा नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, और बढ़िया प्रश्न हैं आज के भी, बहुत अच्छे अच्छे। आज प्रस्तावना वाला टॉपिक जो संविधान का है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ दोस्तों, साथ दीजिएगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे है ना, जो है टेलीग्राम ग्रुप तो भी मैं, है ना, नहीं बनाया हुआ हूँ, है ना। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर, है ना, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने हर वीडियो का पीडीएफ दे देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, है ना। 47वां हम लोगों ने 47वां सॉल्व कर लिया है, 48वें पर चलते हैं। और आज भी 10 ही प्रश्न है संविधान के। प्रस्तावना वाला जो टॉपिक है आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, प्रस्तावना से कैसे भी प्रश्न बनेगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे आप, है ना। अगर आप लोग प्रस्तावना को याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो तो हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख ही रहे हैं। चलिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 1949 को अंगीकृत जब किया गया था भारतीय संविधान, तो उस दिन, है ना, उस समय प्रस्तावना में क्या क्या सम्मिलित नहीं था ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैं अगर आपको बताऊं, और बता भी चुका हूं, है ना, समाजवादी भी जो है नहीं था, धर्मनिरपेक्ष बोले चाहे पंथ निरपेक्ष बोले नहीं था, अखंडता नहीं था, गणराज्य जो शब्द है ये था, ठीक है। तो कौन कौन सा नहीं था पूछा है, तो 1, 2 और 3 तीनों नहीं थे। तो कौन से कूट में हैं, देखिए बताइए मुझको, ए वाले कूट में हैं, ठीक है। तो ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखते हैं 49वां, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही नहीं है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा सही है। पंडित नेहरू जी हैं द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा क्या हुआ, उद्देशिका बना, ये तो राइट है ना, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो गया। और कौन सही है ये पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सही है देखते हैं, देख रहे हैं हम लोग। पहला सही है, और पहला तो सही है। और कौन सा सही है दोस्तों, चौथा, संविधान के सिर्फ मुझको तो सिर्फ पहला ही सही लग रहा है ना। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये वाला तो गलत है। इनमें से कौन सही है,
तो मुझको सिर्फ अभी पहला सही दिखाई दे रहा है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो दोस्तों, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो क्या बोला जाए इसमें थोड़ा सा मुझको कन्फ्यूज़न हो रहा है दोस्तों, है ना। इसमें ऑप्शन सही दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझको, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सही है, ठीक है। अगर है ना नहीं जम पाएगा तो मुझको कमेंट करके पूछिएगा, मैं इसका हल ज़रूर आपको ढूंढ कर बता दूंगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा बिल्कुल, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बिल्कुल आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, सही उत्तर आपको बता दूंगा। क्योंकि मुझको थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है कि उस क्वेश्चन में थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो मैंने आपको बताया था 42वें जो संविधान संशोधन अधिनियम थे, है ना, अधिनियम था, उसमें किया गया था। तो लगा दीजिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 1976 में हुआ था, मैंने बताया था आपको। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता, ये तो धर्मनिरपेक्ष की बात हो गई, है ना, कि भाई धर्म के बारे, है ना, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। समाजवाद, है ना, एक अलग ही बात है। गणतंत्र और प्रजातंत्र में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, है ना। तो मैं अगर आपको बताऊं इसका सही उत्तर, तो प्रजातंत्र होता है दोस्तों, ठीक है। गणतंत्र तो है मगर प्रजातंत्र इसका बिल्कुल उत्तर है, क्योंकि मतदान का अधिकार है, प्रजा का तंत्र है ना। मतलब क्या है कि लोग जो है अपना मतदान करेंगे तभी कोई जो है अध्यक्ष बनेगा, ठीक है। मतलब प्रजा का तंत्र है, ठीक है, इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। और मतदान, जहाँ भी मतदान होता है वो वहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र होता है, ठीक है। तो इसी को दिया हुआ है प्रजातंत्र। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल बी लगाइएगा। गणतंत्र से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। संविधान खत्म हुआ, है ना, संविधान का जो आज का प्रैक्टिस था खत्म हुआ। अब हम लोग अगले वाले में चलते हैं, ठीक है। अगला हमारा आ गया दोस्तों, भूगोल आ गया है। पर्वत वाला एक प्रैक्टिस सेट फिर से, है ना, फिर कराऊंगा सोच रहा हूँ, लेकिन उसको आज नहीं लिया, थोड़ा टेस्ट में मैंने चेंज किया है। आज मैंने जो है भारत के दर्रे ले लिए हैं, है ना। और अच्छे अच्छे प्रश्न इससे भी बनते हैं। पर्वत वाला सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट में और आएगा, फिर पर्वत वाला ख़त्म हो जाएगा, भारत का पर्वत। और बहुत सारे हम लोगों ने अच्छे अच्छे प्रश्न देख लिए हैं पर्वत से, और भी देखेंगे एक प्रैक्टिस सेट में, फिर वो भी समाप्त हो जाएगा। चलिए दर्रे, है ना, दर्रों से कैसे प्रश्न बनते हैं देखते हैं हम लोग। और बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसे, है ना, कैसा लग रहा है, ज़रूर, है ना, ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगता है आपको तो बिल्कुल लाइक किया करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन, है ना, बढ़ता रहे और हम लोग और अच्छा काम करते रहें, ठीक है। थोड़ा सा गले में खराश है ना, इसलिए थोड़ा सा बोलने में मतलब अच्छा कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा खराश है गले में। चलिए चलते हैं फिर भी, है ना, संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे भारत में क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। एक ज़बरदस्त पंक्ति बोल दूं क्या दोस्तों फिर से? चलिए आगे बोलूँगा, पहले प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर मैं बात करूं तो खैबर जो दर्रा है दोस्तों, खैबर दर्रा, यहीं से जो है आर्यों ने भारत में प्रवेश किया, ठीक है। और बहुत बार बना हुआ प्रश्न जो होता है वो सब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया। चलिए अगले प्रश्न पर। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है,
तो शिव किला है ना, शिव किला ये जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। अगर ट्रिक मैं आपको दूं तो दोस्तों दे दूं क्या ट्रिक? चलिए एक ट्रिक दे देता हूं हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने के लिए। जो है रोहित है ना, को रोहित को शिवकिल्ली ने क्या कर लिया? हिमाचल प्रदेश में शिवकिल्ली ने नोच लिया। ठीक है, तो शिवकिल्ली ने नोच लिया। अब इससे कैसे कैसे याद रखेंगे आप लोग? रोहित से आप लोग रखेंगे रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। शिवकिल्ली से आप लोग याद रखेंगे है ना। वैसे तो छिपकली होता है लेकिन हम लोग याद रखने के लिए बोल रहे हैं। तो शिवकिला जो दर्रा है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अब नोच लिया है ना, तो नोच लिया तो बड़ा क्या हो गया? बड़ा हंगामा हो गया। ठीक है, नोच लिया तो बड़ा हंगामा हो गया। तो बड़लाचला दर्रा जो है, बड़लाचला दर्रा ये भी कहाँ पर है? बड़लाचला दर्रा ये भी दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। और यही जो मुख्य दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश में हैं। ठीक है, तो अब आप लोग हिमाचल प्रदेश के सारे दर्रों को बना लेंगे। आगे ऐसे ही ट्रिक देते जाऊंगा मैं हर जो है राज्यों के लिए, चिंता मत करिए है ना। तो बड़लाचला जो है हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, बड़लाचला दर्रा। ठीक है, एक बात मुझको बताइएगा कमेंट करके, शिवकिला दर्रा से कौन सी नदी है ना, कौन सी नदी जो है प्रवेश करती है भारत में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मुझको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जवाहर जो सुरंग है जो है किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? अरे तो भाई इसमें क्या हो गया है, जो है लिखने में मिसप्रिंट है। ठीक है, पूछना क्या चाह रहा है दोस्तों? जवाहर सुरंग जो है किस जो है दर्रे में स्थित है? ठीक है, डायरेक्ट बोलिए किस दर्रे में है। तो जवाहर सुरंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये जो है आपके बनिहाल दर्रा में है। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा में टिक लगा देते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा। अच्छा, और अगले प्रश्न पर चलते हैं। और बढ़िया प्रश्न दे दिया है, जो पश्चिमी घाट में जो दर्रे हैं उनके बारे में प्रश्न दे दिया है। अक्सर करके आपको हिमाचल जो है हिमालय वाले जो दर्रे होते हैं उनके बारे में ज़्यादा प्रश्न आते हैं, बहुत है ना। अक्सर करके ज़्यादा दर्रे उधर ही हैं हिमालय तरफ, क्योंकि ऊपर तरफ अगर हम लोग देखें भारत के उत्तर में तो हिमालय बहुत सारा हिमालय का क्षेत्र पड़ता है, तो उधर बहुत सारे दर्रे हैं। लेकिन जो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी पूछते ही रहता है। ठीक है, तो चलिए क्या प्रश्न है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, थाल घाट जो है ये तो है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। थाल घाट जो है मुंबई से नासिक को जोड़ता है। ठीक है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। भोर घाट जो है ये जो है मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। पाल घाट जो दर्रा है ये आपके नीलगिरी पर्वत है उसके दक्षिणी छोर पर है ना, इधर ही है ना, पश्चिमी घाट की तरफ ही है। तो ये भी आपके पश्चिमी घाट में आ जाएगा। जो पिपली घाट है दोस्तों ये हमने है ना, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, और बिल्कुल यही जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि यही जो है स्थित नहीं है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अब एक बात मैं पूछूंगा दोस्तों, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ये मैं आपके लिए जो है क्या छोड़ रहा हूँ, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। मुझको पता करके बताइएगा कि पिपली घाट दर्रा जो है किस पर्वतीय भाग में स्थित है। ठीक है, ये मैं आपके लिए क्या छोड़ रहा हूँ, होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा
किन किन को जोड़ता है? तो अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो दोस्तों एकदम सरल है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये जोजिला दर्रा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा याद रखिएगा केरल, और है ना, केरल से तमिलनाडु। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, जो तुजु दर्रा है भारत को किस देश से जोड़ता है? तो अगर तुजु दर्रा की मैं बात करूं दोस्तों तो मणिपुर में है। इधर अगर मणिपुर इधर है मान लो की बात, तो इधर आप लोगों को पता होगा कि म्यांमार है ना, क्या है, म्यांमार है, जिसको बर्मा भी कहते हैं। तो तुजु दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर बात करें नाथुला दर्रा की, तो ये जो है दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए सिक्किम के लिए मैं ट्रिक दे ही देता हूँ। जो है नाथूराम को, है ना, सिक्किम में जेल हो गई। आपको पता है दोस्तों क्या हुआ था? नाथूराम जी ने गांधी जी को गोली मार दी थी, तो उनको क्या हो गया था, जेल हो गया था। तो उसी बात को आप लोग याद रखिए कि नाथूराम जी को क्या हो गया, सिक्किम में जेल हो गई, सिक्किम में जेल हो गया बोल दो या हो गई, है ना, नाथूराम को जेल हो गया, सिक्किम में जेल हो गया। तो इससे क्या क्या बन रहा है मैं बता रहा हूँ आपको है ना। एक तो नाथू जो है नाथूराम से क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा हो जाएगा। और दूसरा जेलपला दर्रा, ठीक है। एक तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, और एक जो है जेलपला दर्रा, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, जेलपला दर्रा, ठीक है, जेलपला दर्रा, ये पूछे जाते हैं दर्रे, और सिक्किम में स्थित हैं। सिक्किम में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी हैं, ठीक है। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि प्रकृति जो शास्त्री होते हैं या पर्यावरण जो शास्त्री होते हैं उनका स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को, और इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं। और पूर्वी तरफ अगर आपको पता होगा कि भारत के पूर्व में 7 सिस्टर जो राज्य हैं, 7 जो राज्य हैं उनको 7 सिस्टर बोला जाता है। और एक उनका भाई है ना, वो भाई की, और एक उनका भाई है जो सिक्किम है ना, सिक्किम को उनका भाई बताया जाता है ना, भाई की उपमा दी जाती है। तो 7 सिस्टर 1 ब्रदर, तो 1 ब्रदर में कौन आता है, सिक्किम आता है। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उधर मणिपुर, मेघालय, है ना, त्रिपुरा और असम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये सब आपके 7 सिस्टर्स के अंतर्गत, है ना, 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। और जो सिक्किम है ये उनके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। नक्शे से आप लोग याद रखिएगा और तो बहुत आसान हो जाएगा। नक्शे को देखिएगा भारत के, उधर कौन कौन से राज्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। और बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, है ना। तो इसके लिए भी ट्रिक दे देता हूँ, है ना, अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा। तो हमने क्या बोला, हमने नहीं, अरुण ने बोला कि एक मिनट में बता रहा हूँ कि जैसे कि अरुण है, एक लड़का है अरुण, ठीक है और अरुण बोल रहा है दीपू से, है ना, अरुण दीपू को बोल रहा है कि बोल बम। क्या बोल रहा है, अरुण बोल रहा है दीपू से बोल बम। और दीपू क्या बोलता है फिर, दीपू बोलता है या, है ना। क्या बोला, बोल बम बोला, है ना, बोल बम। अरुण ने बोला है किससे, दीपू से बोला है ना। तो अब दीपू क्या बोलता है, या, ठीक है, या। तो दोस्तों बोल बम से बन गया बोमडिला दर्रा। क्या बन गया, बोमडिला दर्रा। और या से बन गया यांग याप दर्रा, यांग
लिख देता हूँ, यहीं पर पूरा कर देता हूँ इसको, यांग याप दर्रा। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में है तो अरुण से आप लोग याद रख पाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, है ना। और अरुणाचल प्रदेश तो ठीक है, लेकिन जो दीफू को बोला बोल बम, तो दीफू क्या करेगा दोस्तों, दीफू दर्रा है एक, ठीक है। दीफू नाम का दर्रा भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और दीफू बोलता है या, है ना। और अरुण क्या बोलता है, बोल बम। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, लिख कर रख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं रहता तो। और मैंने आपको बता ही दिया है कि बोमडिला जो दर्रा है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू, अगर आपसे पूछे कि दीफू दर्रा कहाँ है, तो यह भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं, और भी टॉपिक है हमारे पास। अच्छा, भौतिक के बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं आज, और जल्दी से सॉल्व होगा ये, तो मज़ा आएगा आज है ना। चलते हैं। क्यूरी जो होती है किसकी इकाई होती है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो दोस्तों रेडियो जो धर्मिता होती है, ठीक है, उसी का होता है। तो रेडियो एक्टिव धर्मिता, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव धर्मिता। तो यही जो है, इसी का जो है क्यूरी जो है इकाई है। ठीक है, इकाई बोल लो या यूनिट बोल लो, रेडियो एक्टिव धर्मिता या रेडियो धर्मिता का जो है यूनिट जो है क्यूरी होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो रेडियम की भी खोज किन्होंने की थी, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, है ना, जो कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। आपको पता है ना दोस्तों, पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल इकाई है दाब की। ठीक है, कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए ज्योति तीव्रता, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो जूल दोस्तों ऊर्जा की भी इकाई है, कार्य की भी इकाई है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो 1971 की बात है जब जो है एसआई पद्धति लागू की गई, है ना। तो उसी के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो बिल्कुल आप लोग उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो हर्ट्ज जो दोस्तों तरंगों की आवृत्ति नापने की इकाई है या यूनिट है। ठीक है, और यूनिट को ही एकक भी बोल देते हैं या इकाई भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर। विद्युत धारा बोलना चाहिए था, यहाँ पर विद्युत मात्रा बोल दिया है की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई है ना, की इकाई जो है एम्पियर है, या विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, एम्पियर है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो ऐसे पद्धति में मैंने है ना बताया था आपको कि डायोप्टर है। ठीक है, लेंस की शक्ति की इकाई या यूनिट क्या है, डायोप्टर है। चलिए 19वें प्रश्न पर चलते हैं। और डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है डेसिबल से। तो खोजते हैं ध्वनि कहाँ पर है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा, ये जो सी ऑप्शन है ना, वातावरण में ध्वनि, तो ध्वनि कहीं भी हो, है ना। वातावरण में देखिए ध्वनि सिर्फ शब्द का खेल है, शब्द वातावरण लगा दिया, वातावरण में ध्वनि, तो आपको कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे, है ना, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा पेपर में। तो दोस्तों वातावरण में जो ध्वनि है, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। और याद रखिएगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो है ना, उनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि डर निकल जाता है ना। सबसे बड़ी बात है, डर निकल जाता है, कैसा प्रश्न पूछा जाता है वो समझ में आ जाता है, और अपने आप में एक विश्वास आ जाता है कि हमको सॉल्व कैसे करना है ना।
चलते हैं आगे चलते हैं। और 20वां जो प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर दोस्तों अगर हम लोग देखें तो करंट नापने की इकाई है, इसी को विद्युत धारा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो याद रखिएगा एम्पियर जो है विद्युत धारा नापने की इकाई है। चलिए आगे चलते हैं। और हमारा जो है 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग 5 सब्जेक्टों की प्रैक्टिस करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। और कौन कौन सा बाकी है हमारे पास अभी? एक तो इतिहास बाकी है और एक बाकी है आपका जीव विज्ञान। सॉरी दोस्तों, है ना। चलते हैं आगे चलते हैं। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो बड़ा ही आसान प्रश्न दे दिया है। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है दोस्तों तो मैं बता दूं, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं इसकी दोस्तों। और लाइसोसोम की खोज जो है डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की है। ठीक है, लिख कर बता देता हूँ, डी डुवे, है ना, डी डुवे। तो डुबे नहीं है, डुवे है ना, डुवे, ये विदेशी नाम है। तो डी डुवे, इस बात को याद रखिएगा। और चलते हैं आगे चलते हैं। प्रश्न और भी बाकी हैं बहुत सारे। तो लाइसोसोम में जो पाया जाने वाला वह एंजाइम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, है ना। ये अचानक अगर पूछ लिया जाए किसी बच्चे से तो फेल हो जाएगा वो, क्योंकि इतना डिटेल नहीं पढ़ता है। लेकिन प्रश्न ये जो है बनता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम, लाइसोसाइम, है ना, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, कहलाता है। तो दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। किसमें? लाइसोसोम में। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो सेल में दोस्तों 80% से अधिक जो है जल पाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो दोस्तों स्लाइडेन का आपने नाम सुना होगा और स्वान का नाम आपने सुना होगा। इन दोनों ने जो है क्या क्या सिद्धांत दिया? सेल थ्योरी दिया इन दोनों ने, कोशिका सिद्धांत। और इन्होंने बताया कि सभी जीव जो हैं कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना, कोशिकाओं के बने होते हैं। तो याद रखिएगा। और कौन सा कूट मिल रहा है फिर? 2 और 4 वाला है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो जो है पादप कोशिका और पशु कोशिका मतलब जंतु कोशिका की बात कर रहा है ना। तो जंतु कोशिका में आपको अगर नहीं पता है दोस्तों तो मैं बता दूं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इसी का मुख्य अंतर होता है। ठीक है, पादप कोशिका में जबकि कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो देखिए दोस्तों एकदम हिंदी में लिख कर दिया हुआ है, स्त्रावी, है ना, स्रावी, डी। इसका जो है काम जो क्या होता है? पैकेजिंग का काम होता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है दोस्तों? पैकेजिंग का काम होता है। और इसको हमारे शरीर का यातायात, है ना, सेल का कोशिका, है ना, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो कोशिका का यातायात, है ना, यातायात प्रबंधक कहा जाता है या यातायात पुलिस कहा जाता है। ठीक है, इसका काम होता है पैकेजिंग का। ठीक है, चले आगे। तो बढ़िया प्रश्न था।
लेकिन इसमें एकदम हिंदी में दे दिया है, कोई बात नहीं, है ना। अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो केंद्रक में तो डीएनए होता ही है, आप सभी को पता होगा, लेकिन उसके अलावा भी किस में होता है? तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आपने डिटेल क्लास नहीं देखी है कोशिका वाली तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, है ना, मेरे प्लेलिस्ट में, साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी डीएनए होता है, और इसमें जो डीएनए होता है वो जो है वृत्ताकार होता है ना, सर्कुलर होता है, और इसमें 13 जीन पाए जाते हैं, 13 जीन होते हैं, 13, है ना, जीन होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है उसमें 13 जीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ी अंदर की बात मैंने बता दी। कभी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और अगर केंद्रक के डीएनए की बात करें तो वो जो है थ्रेड के आकार का होता है ना, धागानुमा होता है, आपको पता है ना, धागानुमा होता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए वह स्थान देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइबोसोम के साथ एक और चीज़ लगाई हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न बिल्कुल नया प्रश्न है आपके लिए, याद रखिएगा, लिख कर रख लीजिएगा। आईएएस तक में आ चुका है प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ऐसे ही अचानक प्रश्न पूछ लेता है, अगर कठिन करना होता है प्रश्न को, है ना, प्रश्न पेपर को, तो लेवल को बढ़ा देता है। और हाई लेवल का जब भी प्रश्न आएगा तो ऐसे ही एक दो प्रश्न आपको देकर वो भ्रमित करेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा, ठीक है दोस्तों। इसका तो मैं उत्तर आपको अभी बता देता हूँ। इसको बोलते हैं दोस्तों, नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एजिंग कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ध्यान से प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस सॉल्व करते रहिए। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ अपना पीडीएफ का लिंक, और रोज़ाना डालता हूँ दोस्तों, है ना, मतलब हर वीडियो का डालता हूँ। और अगर एक दिन में ना डालूँ, है ना, पहले दिन ना डाला हो तो एक दो दिन के बाद में डल जाता है, लेकिन डालता ज़रूर हूँ। तो आप लोग बाद में भी चेक कर सकते हैं और अपने पास इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं और कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट के समान सॉल्व करके देख सकते हैं बाद में, ठीक है। पहले तो मेरा क्या होता था, पहले तो मैं जिस ऐप में वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, उसमें क्या है, आड़ा करके बनाना पड़ता है जो है पीडीएफ को, तो वैसे ही डाल दे रहा था, है ना, पीडीएफ। और वैसे तो मोबाइल को घुमाकर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, पीडीएफ को वैसे भी बड़ा कर देखा जा सकता है, तो परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब जो है जो आड़ी जो होती थी पीडीएफ, है ना, उसको मैं सीधा करके डाल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो, है ना। तो डाउनलोड अगर आप लोग करना चाहें पीडीएफ तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है ना, दे दिया जाता है। और एक अगर उसी दिन ना डले तो एक दो दिन के बाद में, है ना, बिल्कुल निश्चित तौर पर डल जाता है दोस्तों, है ना। तो एक दो दिन बाद भी देख सकते हैं अगर पहले दिन ना डला हो तो, ठीक है। चलिए, एक सूचना दे दी मैंने पीडीएफ के बारे में। बाकी अब हमारा जो है एक ही सब्जेक्ट का, है ना, एक ही सब्जेक्ट का प्रैक्टिस बाकी है, बाकी सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है। चलते हैं, देखते हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें भी, क्योंकि बड़े ही
इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए 13वां प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, ये जो है आपके पंजाब में अमृतसर में हुआ और बहुत भयानक घटना थी। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को, है ना, गोलियों से बहुत ज़्यादा मार दिया गया था, बहुत सारे लोगों को। तो बहुत बुरी घटना थी हमारे भारत के लिए उस समय। 1919 की बात है, अमृतसर में 13 अप्रैल भी याद रखिएगा, डेट सहित आपको कभी कभी पूछ लेता है ना। 13 अप्रैल जो है 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो उधम सिंह ने दोस्तों जिसका बदला दोस्तों उधम सिंह ने लिया था। उधम सिंह ने लंदन में उसके घर में ही, है ना, उनके घर में ही घुसकर मारा ओडायर को और अपना, है ना, और हमारे जो शहीद थे उनका बदला लिया। ठीक है, बहुत खतरनाक घटना हुई थी उस समय और अंग्रेज़ों ने, है ना, उसको अपनी गलती भी नहीं मानी, तो बहुत गलत काम हुआ था। चलते हैं आगे, चलते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो अगर नमक सत्याग्रह की बात करूं तो 1930 में दोस्तों, है ना, 12 मार्च 1930 में क्या हुआ, एक सत्याग्रह दांडी मार्च शुरू की गई, है ना, 1930 में, और 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, है ना। तो ये बात है, और उसी समय क्या हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? तो 23 मार्च याद रखिएगा दोस्तों, है ना, 23 मार्च 1931 ये डेट भी पूछी जाती है। और लाहौर में सैंडर्स की जो हत्या कर दी गई थी, है ना, हत्या कर दी गई थी, उसी कारण से जो है फांसी की सज़ा दी गई। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, है ना। तो ये बात है। चलिए आगे चलते हैं। और 16वां जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट आया था, जिसको काला कानून कहते हैं, वर्ष 1919 में। इसी के द्वारा बिना किसी, है ना, एक बात बोली जाती है कि बिना कोई कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था इस अधिनियम के हिसाब से। तो इसका बहुत विरोध हुआ रॉलेट एक्ट का। और चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। गजब का प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता बहुत बार पूछा जाता है, कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ, डेट भी याद रखिएगा। किससे संबंधित है अगर आपसे पूछा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को, है ना, बंद कराने के लिए यह समझौता किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। और गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। तो उसके बाद फिर गांधी जी कहाँ गए, गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो पूरा लाइन से अगर आप लोग याद रखेंगे तो, है ना, एक के बाद एक को जोड़ कर याद रखा कीजिए कि इस घटना के बाद इस घटना का, है ना, घटना का होना हुआ। तो एक्चुअली क्या है, अगर हम लोग क्रमबद्ध याद रखें तो बहुत दिनों तक याद रहता है। और अगर जोड़कर याद रखें एक दूसरे से कि भाई क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, फिर उसके बाद गांधी जी 1932 में गोलमेज सम्मेलन में गए। ठीक है, तो ये जो है एकदम जुड़ी हुई बात है। समझौता हुआ और उसके बाद सम्मेलन में भाग लेने गए, है ना। उससे पहले कांग्रेस जो है भाग नहीं ले रही थी। तो ऐसे घटनाओं को जोड़ कर अगर हम लोग याद रखें तो बहुत सारी बातें याद रहेंगी, है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि मैकडोनाल्ड जो पंचायत आया था, है ना, सांप्रदायिक पंचायत, है ना, वो कब आया था? वो तीनों गोलमेज सम्मेलन के तुरंत बाद आया था, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने
है ना, उनको यहाँ की दुर्दशा बताई थी, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने के लिए क्या कर दिया, तुरंत सांप्रदायिक पंचायत ला दिया, है ना। तो ये सब बातें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी बातें रखी, उसके बाद उसका फ़ायदा उठाने के लिए अंग्रेज़ों ने चाल चल दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ, पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं। तो ये सब बातें जो है एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं, तो इनको लयबद्ध याद रखिएगा इतिहास में, तो बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे या महाराज्यपाल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, अगर मैं आपको बताऊं तो, है ना दोस्तों। जब आज़ाद हो गया था तब भी लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन अगर पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। आज़ाद होने के बाद भी कुछ समय तक लॉर्ड माउंटबेटन जो है गवर्नर जनरल बने हुए थे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और संघीय संरचना प्रस्तुत की गई किस अधिनियम द्वारा पहली बार, है ना, किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का जो अधिनियम था, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 का, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो है 1925 में हुआ था, अगर मैं आपको बताऊं, ये कांड जो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड 1925 में हुआ था, और इसके नायक पूछा गया है तो ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी, इसलिए 20 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इतिहास का सिर्फ कुछ ही प्रश्न बाकी है, फिर आज का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, और 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो द्वैध शासन से चेम्सफोर्ड थे उस समय हमारे, है ना, चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे बताइएगा मुझको, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। 22वां अगर ऑप्शन देखें तो निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो अक्सर बच्चों को लगता है महात्मा गांधी, है ना, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो वल्लभ भाई पटेल थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने जो है आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त हुआ दोस्तों। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा, थोड़ा भी नया बात आपको, है ना, सीखने को मिला, है ना, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी, प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम और भी अच्छे वीडियोस, है ना, और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहें। और अंत में दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।